इलाज की जो पद्धति थी वो आयुर्वेद थी। स्वास्थ्य और निरोग काया के लिए लोग आयुर्वेद पर ही भरोसा करते थे, लेकिन आयुर्वेद जीवन को सही तरीके से जीने की एक विधि है, जबकि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति के रूप में जानते हैं। आयुर्वेद रोग के उपचार से ज्यादा उससे बचाव पर ध्यान देता है, ताकि जीवन में कभी भी कोई बीमारी ना हो। आप चाहे किसी भी रोग से ग्रस्त क्यों ना हो, अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से अपना इलाज करा रहे हैं तो आपका पूरा ट्रीटमेंट 3 बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आयुर्वेद में जिन 3 बातों का सबसे ज्यादा महत्व है, या यूं कहें कि जिन 3 बातों पर पूरा आयुर्वेद आधारित है, वो स्वास्थ्य से जुड़े 3 दोष हैं। इन्हें वात, पित्त और कफ कहते हैं। हमारा शरीर इन 3 कारकों पर पूरी तरीके से आधारित होता है। अगर शरीर के अंदर इनमें से किसी एक की भी कमी या अधिकता होती है तो स्वास्थ्य का संतुलन गड़बड़ा जाता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। आज आपका डॉक्टर में हम कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर बात करेंगे कि इनसे किस तरीके से निजात पाई जा सकी है, खासतौर पर आयुर्वेदिक पद्धति से इनका इलाज कैसे हो सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संजय जाखड़। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन दर्शकों को हम याद दिला दें कि हमारे साथ वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे तक टीवी पर फोन नंबर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी कोरोना से या ब्लैक फंगस से या किसी और बीमारी से, आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज जानना चाहते हैं, या किसी और बीमारी से आप जूझ रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं, डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगले आधे घंटे तक ये नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, क्योंकि आजकल अब कोरोना का हम देख रहे हैं कि कहर है देश में। साथ ही साथ अब ब्लैक फंगस भी एक नई महामारी सामने आई है, जिसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो और अब यहाँ पर आयुर्वेद को भी कोरोना के इलाज की अनुमति आयुष मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। तो कौन से लक्षण वाले मरीज कोरोना का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से करवा सकते हैं, ब्लैक फंगस से कैसे आयुर्वेदिक पद्धति से लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय जाखड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना पर तो इससे पहले भी हमने बात करी है, ब्लैक फंगस एक नई महामारी इस वक्त देश में सामने आ रही है। इसके आंकड़े भी हम देख रहे हैं कि हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आप ब्लैक फंगस का आयुर्वेद में एक सफल इलाज है? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले इस दूसरी वेव के अंदर जितने भी आम जनमानस जिन्होंने अपनी जान से जो शहीद हुए, जान से हाथ धोना पड़ा, और हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जितने डॉक्टर्स ने जो अपनी शहीदी दी है, मैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारों को संबल मिले ऐसे मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। देखिए, ब्लैक फंगस का जो पीछे जो कारण जो है वो हमें समझना ये पड़ेगा कि आखिर ये इसके पीछे वजह क्या है। जी। सबसे बड़ी वजह जो है, जो ऑक्सीजन का, और जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन हैं, जो एक पैनिक क्रिएट हुआ, और वो पैनिक इस कदर क्रिएट हुआ कि लोगों को ये समझ में ही नहीं आई कि ऑक्सीजन आपको हॉस्पिटल वाली ऑक्सीजन की जरूरत है या कमर्शियल जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसकी जरूरत है। लोगों को सिर्फ वो ऑक्सीजन शब्द समझा और वो सिलेंडर लेके और भागते दौड़ते, और जहां जिसको जैसे मिला उसने ऑक्सीजन शुरू कर दी। वो ड्राई फॉर्म में दी, वेट फॉर्म में दी, किसी को नहीं पता इस चीज के बारे में। हॉस्पिटल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एक अपना प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से वहाँ दी जाती है। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज्यादा बढ़े, जिसकी वजह से इस तरह के लैप्सेस हुए, और अपने देश में पैनिक क्रिएट एक बहुत ऐसा शब्द है जिसमें लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, वो समझते नहीं है इन चीजों का, जिसका नतीजा ये मिला कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी जो है, म्यूकोरमाइकोसिस जिसका मेडिकल टर्म है, तो ऐसे में उनका सामना करना पड़ा। एक ये कारण। दूसरा जो कारण जो नजर आया, वो दूसरा कारण जो रहा वो रहा हायर डोजेस जो स्टेरॉइड्स के जो दिए गए। जो अभी तक की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, उनका जो मानना है, हायर डोजेस के ऊपर जो स्टेरॉइड्स जो दिए गए उसमें ही आपका, और खासतौर से जितना आईवी लाइन जो मेंटेन किया गया, ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ा, हायर डोजेस के ऊपर भी आपका ग्लूकोज शूट किया। जो डायबिटिक जो पेशेंट थे उनमें तो दिक्कत आई, जो नॉन डायबिटिक जो पेशेंट थे उनमें भी हायर डोजेस के ऊपर स्टेरॉइड देने की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफी हायर गया। और फंगस के लिए ग्लूकोज केक का काम करता है।
तो जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो अब आप देखिए कि कितने सारे आपके ब्लैक फंगस के जो केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली उसकी जो दवाई जो अभी तक मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो कही गई है, उस मॉडर्न मेडिसिन की वो भी शॉर्टेज चल रही है और ब्लैक उसमें भी बहुत ज्यादा चल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जी, यहाँ पर आपने जो बात बताई है इसी को लेकर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, तो क्या समझा जाए कि जिनको कोरोना हुआ है क्या उनमें ज़्यादा चांसेस हैं ब्लैक फंगस होने के? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनमें कोरोना जिनको कोरोना हुआ है उनको ब्लैक फंगस नहीं हो रहा है, उनको हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, जिनको और तरीके की बीमारियाँ हैं। देखिए, एक सुखद पहलू है। जी, हम लोग अभी तक इतने नेगेटिव बात कर चुके हैं और इतना नेगेटिव माहौल हो चुका है कि लोग बहुत ज्यादा एक फियर फैक्टर काम कर रहा है, जिससे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी आ रही हैं, डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं, और सीधा सा असर उनकी इम्यूनिटी पे पड़ रहा है। जी, और सुखद पहलू ये है कि अभी तक 85-90% जो केसेस जो हैं, लगभग आप मान के चलिए 80 to 85 पेशेंट जो हैं वो नॉन सिम्टोमेटिक हैं और वो ठीक हो रहे हैं। बाकी जो 10% के करीब जो है जिनमें ट्रीटमेंट जो है आपका देखा जाए तो अभी तक तो बहुत सारे यू टर्न रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रॉपर रहा ही नहीं उस चीज में। आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत बेहतरीन काम हुआ, ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व का अनुभूति हो रही है। और इसके पीछे की जो एक संजीवनी ऐप के माध्यम से जो सर्वे जो करवाया गया, लगभग 66 सर्वे हुए, और उसमें एक 1.47 करोड़ लोगों का जो सर्वे है उसमें भी 87% केसेस जो हैं वो ठीक रहे। ये एक बहुत ही खुशी का मैं कहना चाहूंगा कि ये सुखद अनुभव है। बाकी दिल्ली पुलिस का भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें भी जी, कम से कम 80,000 जो पुलिसकर्मी हमारे पुलिस महकमे के जो वॉरियर्स हैं, उनके ऊपर भी आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेडिसिन जो दी गई थी उनका भी बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिले। ये भी एक मैं चीजें पढ़ रहा था न्यूज के माध्यम से। तो ये सारी चीजें आपका एक सुखद है कि अभी भी वो चीजें नहीं है, लेकिन जो कुछ परसेंट केसेस, 2-3%, 4% केसेस या 5% केसेस जो क्रिटिकली इल हुए, जी। उनमें दिक्कत आई। और उनमें क्योंकि अब उनकी इम्यूनिटी नहीं है, ऊपर से ऑक्सीजनेशन उनका रेगुलर कंटिन्यू चलता रहा, वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल हुआ, आपके हायर डोजेस के ऊपर स्टेरॉइड रहे, तो ऐसे में संभावनाएं क्या रही, हम एक नई बीमारी से जूझ रहे हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से। जी, डॉक्टर यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनको ले लेते हैं। विनोद कुमार फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। कड़वा कड़वा है कई बार भी। एक बार फिर से दोहराइए, क्या पूछ रहे हैं विनोद जी। मुंह कड़वा रहता है, मुंह कड़वा रहता है आपका? जी, थूक सा आता है कई बार। जी, विनोद जी, पेट में कोई किसी तरह की कोई जलन या हाइपर एसिडिटी तो नहीं रहती आपको? तेजाब तो नहीं बनता? एसिडिटी नहीं रहती जी। बस फिर मुंह का कोई बुखार की चपेट में या कोरोना की चपेट में तो नहीं आए थे आप अभी? नहीं जी, पेट में नहीं, वो नजला रहता है वैसे। आपकी आवाज गूंज रही है, थोड़ा सा आराम से बोलें आप। मेरे को नजला रहता है जी, नजला। नजला रहता नजला है। रहता है आपको? जी, अच्छा, कितने टाइम से दिक्कत चल रही है आपकी? है जी, कितने टाइम टाइम? से दिक्कत चल रही है नजले की? मतलब ये पुरानी दिक्कत है वैसे तो, ये 10 साल पुरानी है। 10 साल पुरानी है। चलो कोई बात नहीं, एक बड़ा मैं सिंपल सी आपको राय देता हूँ। आपने जांच वगैरह तो जरूर करवा ही ली होंगी, अगर नहीं करवाई है तो नजदीक कोई भी आयुर्वेदिक अच्छा अगर हॉस्पिटल है तो वहां जाके आप एक बार अपनी नाड़ी परीक्षा करवाएं, वात पित्त कफ का एनालिसिस करवाएं, पहली बात। और दूसरी चीज, बड़ा साधारण सी चीज बता देता हूँ, मुंह कड़वा अगर आपको है तो आप देखो सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुलेठी का छोटा सा टुकड़ा आप लें, और वो जैसे चूसते हैं, हम टॉफी की तरह चूसते हैं, तो उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे आपका जो मुंह का जो कड़वापन जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका एलर्जी जो बनी हुई है, उसके लिए शीतोपलादी चूर्ण आप नोट करना चाहें तो बेशक नोट करो, या आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आपको एक शीतोपलादी चूर्ण आएगा, वो शीतोपलादी चूर्ण आपको 3 से 5 ग्राम। आपका वजन कितना है? विनोद कुमार जी, आपका वजन कितना है? डॉक्टर साहब, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, तो मैं चाहूंगी कि आप बता चलो मैं दें। बात पूरी कर देता हूँ। जी, शीतोपलादी चूर्ण बहुत बेहतरीन दवाई है एलर्जी, खासतौर से राइनाइटिस के लिए। इसके हम फिर क्या करना क्या है कि 3 से 5 और 6 ग्राम के करीब, अलग डिपेंड करता है कि पेशेंट का वजन कितना है। तो जी, 3 ग्राम, पौना चम्मच से 1 चम्मच तक आप शहद लें, शहद के अंदर उसको बिल्कुल डाल के और जैसे लुगदी जो बनती है बिल्कुल अच्छे ढंग से आप मिक्स करें और उसको आराम से आप चाट लें।
ये आप सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद आप करेंगे, मुझे उम्मीद है काफी फायदा मिलेगा। बाकी एक बार वास्तविक का एनालिसिस हो जाए, उसके हिसाब से जो एलर्जिक टेस्ट होते हैं थोड़ा मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो भी एलर्जिक फैक्टर्स जो हैं उनका भी जांच करवा के पता किया जा सकता है, जिससे कि आसानी रहे और हमें दवाइयाँ क्या मिक्स करनी है। जी, एक और दर्शक फतेहाबाद से श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, ऐसे है जी 10 साल से शुगर है और परिवार में और भी शुगर है, तो ये जो ब्लैक फंगस चला हुआ है, तो अभी हम क्या चीज का ध्यान रखें और क्या चीज, कोई ऐसी दवाई या क्या कोई चीज हो जिससे कि हम इससे हमारा बचाव होता रहे? देखो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है सर आपने। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली जो बात है, उसके ऊपर अगर हम अमल करते हैं तो बहुत फायदा मिल सकता है। बड़ी बेसिक सी मैं चीज बता रहा हूँ आपको। देखिए, दो रास्ते आपका मुंह, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी। अमूमन जो है इसकी वजह से आपका एंट्री होती है म्यूकोरमाइकोसिस की, ब्लैक फंगस की। इसके अलावा आंख एक माध्यम हो सकता है और कान। तो अपर पार्ट के ऊपर हमारी ये चीजें, तो हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इन चीजों से बचाव कर सकते हैं? आपको करना क्या है, सप्टिक भस्म। सप्टिक भस्म अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बड़ा साधारण सा नाम दूंगा जो कि आपको पता रहेगा, और उसको कहते हैं फिटकरी। तो फिटकरी, उसको सप्टिक भस्म कहा जाता है, बहुत सस्ती दवाई है, वो आप लें। इसके अलावा आप हल्दी, इसके अलावा सेंधा नमक, ये 3 चीजें, और इनकी रेशो क्या करनी है आपको, 1:2:4। अगर 5 ग्राम आपको सप्टिक भस्म देनी है तो उसके 10 ग्राम जो है आपको हल्दी, और इसी तरह से 20 ग्राम आपको सेंधा नमक, वो आप चीजें मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर सरसों का तेल वो भी आप डाल लें, और वो आप अपना ओरल कैविटी के ऊपर, जैसे गुंजन जिसको हम शब्द कहते हैं, कुल्ला जिसको हम कहते हैं, पानी उसमें अच्छे ढंग से आप जब मिक्स कर लेंगे तो ये एक ऐसा मेडिसिनल काम करेगा आपका, जो कि आपकी ओरल कैविटी को बिल्कुल प्रिवेंट करेगा किसी भी फंगस को जाने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि इसमें हमने सरसों का तेल का इस्तेमाल क्यों किया। देखिए, बहुत सारे संदर्भ होते हैं जो समझाने के लिए कहे जाते हैं। आप ये देखो, अचार जो आपके हमारी जो माएँ थी, दादी थी, तो अचार अपने घर में जो बनाते थे, तो उसकी बरनी आपने देखी होगी, जहां तक आपको सरसों का तेल मिलता वहां कभी भी फंगस नहीं लगा। और जैसे ही आपका ड्राई, आपका जो अचार की जो पाके जो होती थी, उनके ऊपर सफेद फफूंद लगती थी या ब्लैक फफूंद होती है, ये वही चीज है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। तो उसमें सरसों का तेल जो है वो एक बेहतरीन प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम करता है। तो आप नाक के अंदर 1-1, 2-2, 3-3 बूंद आप सुबह और शाम, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले जो है वो अपना डाल के, और इसको प्रतिमर्श नस्य कहा जाता है। और फिर इस तरह से आप, ये कैविटी होती है, मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, तो इनको आप अच्छे ढंग से इस तरह से मसाज करना है, और ये मसाज करना है आपको इस तरह से। तो ये आपको एक लेयर क्रिएट करेगा, और उस लेयर से आपको काफी हद तक इस ब्लैक फंगस से बचाव करेगा। तीसरी, आपकी आंखें, आंखों का हम कैसे बचाव कर सकते हैं, तो बड़ा बहुत ही साइंटिफिक और आपका एविडेंस बेस्ड मैं अगर बात करूं तो वो है गाय का शुद्ध देसी घी। 1-1 बूंद ड्रॉपर से आप दोनों आंखों के अंदर आप डालें, वो भी एक आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर क्रिएट करेगा, जिससे हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। रहा सवाल कान के अंदर भी आप ऑयल डाल सकते हैं। लहसुन आप अपना क्रश करके उसका, आप अगर थोड़ा सा भी अगर उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म जो लिक्विड रूप में, वो आप डाल सकते हैं। आप अपना बचपन याद करें, उस बचपन में जब भी कान में दर्द होता था तो लहसुन का और सरसों का तेल गर्म करके डाला जाता था, और वो उतना ही कारगर था। जब वो तब कारगर हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ हमने मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर इन चीजों को भुला दिया, जिसका नतीजा बिल्कुल, ये सारी चीजें हमारे किचन में भी मौजूद होती हैं, उपलब्ध होती हैं, और पुराने टाइम से हम यूज करते आए हैं। और ये सारी प्रीति जी, सारी मेडिसिनल, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल, आयुर्वेद में ये सारी मेडिसिन, लसुनादी वटी जी, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बहुत सारे इनके बेनिफिट्स होते हैं। बस सिर्फ ये है कि जो एक दुर्भाग्यपूर्ण जो चीजें रही, वो मॉडर्नाइजेशन के नाम बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, शायद ये भी एक वजह होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और दर्शक जींद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। शांति हमारे साथ जुड़ गई हैं। शांति जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। शांति जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? मैडम नमस्कार कर रही हूँ जी आपको। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये कह रही थी डॉक्टर से, मैंने कोरोना के टीके लगवाए थे, 2-3 महीने हो गए।
जी तो उसके बाद मेरे को पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। जी। और इसके अलावा कोई सिम्टम्स तो नहीं आए जी हाँ आपको? जी, इसके अलावा है ना छाती में है ना सू सू की आवाज आती है सर। मैं योगा भी करती हूँ और खांसी आ रही है? मतलब अच्छा, पेट में दर्द कहाँ महसूस करते हैं आप? पेट में दर्द है ना हल्का हल्का सारी पेट में रहता है सर। पूरे पेट में दर्द रहता है? तो हाँ गैस जी, वगैरह तो नहीं हल्का बनती या हल्का। पेट में कोई अफारा महसूस कभी तो नहीं करते? 3-4 दिन के अंदर 3-4 दिन में हो जाता है। 3-4 दिन के अंदर ही हो जाता है। हाँ जी। किसी तरह से कोई उल्टी आने का मन? नहीं सर, ऐसा और कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। एक छाती में है ना जिस तरह कोई सांस वाला दर्द वाला तरह करे ना, इस तरह होती है मेरे को। नहीं, खांसी ज्यादा आपको होती है या पेट दर्द होता है या खांसते आपको पेट में दर्द होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो चेस्ट नहीं, पेन की बात खांसी- कर रही है डॉक्टर खांसी साहब, वो तो कह नहीं रही है होता कि सर, चेस्ट खांसी तो पेन मेरे को होता है, आती नहीं। उसमें आवाज आती है उनको जब वो सांस लेती हैं। नहीं, आपने जांच करवाई है कोई किसी तरह की? शांति जी, आपने जांच करवाई है किसी तरीके की डॉक्टर से? नहीं कराई नहीं है मैडम, मैंने जांच नहीं नहीं, कराई मैं कभी भी। अगर सांस लेने में कोई तकलीफ अगर है या सांस अगर फूलता तो नहीं आपका, सांस तो नहीं, दम तो नहीं मिल जाता? और कोई तकलीफ नहीं है सर मेरे को कहीं पर भी। सिर्फ मतलब जैसे कोई मतलब जम जाया अगर बलगम वगैरह खांसती हूँ तो बलगम भी नहीं आता। हाँ हाँ, वैसे सूं की आवाज रहती है। मैं योगा कोई करती बात हूँ। नहीं, एक काम आप करें, एक हाँ बार जी। अपना खून की जांच और एक छाती का एक्सरे जरूर करवाएं। कई बार क्या हाँ। होता है कि पोस्ट वैक्सीनेशन जो है ना सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो हमें उनको रूल आउट कर लेना चाहिए। लापरवाही जो है वो अच्छी चीज नहीं होती। आपको जैसे खांसी है, जोर पड़ता है या छाती में अगर दर्द अगर होता है, तो मेरी राय यही है कि आप एक बार ये जांच जरूर करवाएं। और दूसरी जो चीज जो है इसमें हल्का, आप अभी तो मैं आपको सिर्फ किचन बेस्ड चीज ही बता पाऊंगा। हल्दी दूध, हाँ जी। टर्मरिक मिल्क, हल्दी दूध अगर आप लेते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है आपके लिए। अगर मैं खांसी लेती हूँ आपको सर, अगर दूध भी हल्दी वाला पीती हूँ मैं, और मतलब शहद के साथ हल्दी लेती हूँ। किस चीज के साथ लेते हैं? दूध के साथ हल्दी, शहद के साथ हल्दी? नहीं, शहद के साथ लेने की जरूरत नहीं है, फैट सॉल्युबल होती है। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है दूध और घी के साथ लेना। अगर वैसे आप लेंगे तो देखो, अब आपकी बात से ही मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। आप शहद के साथ हल्दी ना लें, उस हल्दी तिक कषाय रस होता है, और दूसरा वो पेट के अंदर आपकी जलन को भी बढ़ा देगा और पेट के जो हल्का जो दर्द है उसको भी बढ़ा देगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप एक गिलास दूध लें और उस दूध के अंदर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच, देखिए हल्दी दो तरीके की होती है, एक कर्क्यूमा लौंगा होता है और एक कर्क्यूमा अमादा। दो तरह की जो हल्दी है, एक कच्ची हल्दी जिसको कहा जाता है डॉक्टरी लफ्जों में और आयुर्वेद के मत के अनुसार जो किचन की जो हल्दी होती है जिसका कि कर्क्यूमा लौंगा नाम है, उसमें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, जो किचन में आपकी सब्जी के अंदर जो डलती है। तो ऐसे में आप 1/4 चम्मच जो है वो आप एक गिलास दूध के अंदर आप डालें, और 1 चम्मच घी अच्छे ढंग से आप उसको उबाल के, और जो घी आपने जो डाल रखा है उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद गरम गरम आप उसको चाय की तरह पिएं, आपको उसमें राहत मिलेगी। अगर फिर भी अगर आपको परेशानी है तो आप जांच करवाएं। इसके अलावा आपका मुलैठी का आप इस्तेमाल करें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, मुलैठी खांसी को कम करने में मदद करती है, तो वो आप अपना मुंह के अंदर रखें और उसको टॉफी की तरह चूसें। अगर सांस में अगर कोई रुकावट है तो फिर कनकासव आता है, बहुत बेहतरीन है। कोविड के पेशेंट्स में भी, खासतौर से जिन लोगों को चेस्ट के अंदर जो दिक्कत आई और जिनका HRCT चेस्ट स्कोर सिटी स्कैन जो था उसका जो 8-10 तक भी अगर 12 तक भी अगर रहा, तो उनमें इवन 15 तक के पेशेंट्स में भी उनका इस्तेमाल किया। डॉक्टर साहब, वो नाम पूछ रही हैं जो आपने नाम बताया है, क्या कौन? नारदी है और कंकासव है, तो इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी चेस्ट को साफ करने में फायदा करेगा। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप गर्म पानी की भाप लें, उसमें भी आप थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, उसके अंदर आप थोड़ी अजवाइन डाल सकते हैं, और वो आप अच्छे तरीके से कम आधा घंटे तक आप भाप लें। तो जितना भी आपका नेजल पार्ट है, गले वाला पार्ट है और चेस्ट वाला जो पार्ट है, उसकी अंदरूनी तौर से सिकाई पड़ेगी और आपको राहत मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजबाला पानीपत से एक दर्शक और जुड़ गई हैं। राजबाला जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? मेरे पैरों में बहुत ज्यादा जलन है जी। जी ठीक है, कब से रहती है जी राजबाला जी? ये एक महीने से रहती है जी।
वैसे तो काफी दिन पहले थी, फिर दवाई ले ली थी, ठीक हो गई थी। अब तो एक दवाई? महीने से 15-20 दिन हो गई जी। किसी तरह से और कोई परेशानी, सिर पैरों में जलन है या कोई और कोई परेशानी भी रहती है? हाँ, बस ये हाथ पैरों में जलन रहती है और कोई परेशानी नहीं। आपकी उम्र कितनी है राजवाला जी? मेरी 48 साल है जी। अभी तक कोई किसी तरह की कोई जांच की है, करवाई है? हाँ जी, एक आज के इसमें भी है गांठ की भी। नहीं, तो जांच वगैरह खून की जांच या कुछ करवाया आपने? जांच करवाएगी, ये तो कह रहे हैं कार्ड बढ़ रहा है। क्या बढ़ा हुआ है? कार्ड जी। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो अलग चीज है। इसमें मैं, अगर आपको जलन होती है और महीने भर से आपको दिक्कत है, तो मैं एक बार राय दूंगा। आपकी उम्र भी 48 साल है। वजन कितना है, ये एक और सवाल है। मेरा वजन है जी 70। हाँ, तो ओवर वेट है आप। तो मेरी राय ये है कि एक बार आप प्रोफाइल टेस्ट आप करवाएं। प्रोफाइल टेस्ट के अंदर आपकी सारी कंप्लीट जो जांच होती है, तो पैकेजेस मिल जाते हैं, ज्यादा महंगी होती हैं वैसे तो, लेकिन पैकेज में वो आपको थोड़ा सस्ती पड़ जाएंगी। जिसमें कि विटामिन डी, B12, आपका लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT की कई सारी जांच होती है, वो आपको करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ओवरवेट ये आपके लिए नुकसानदायक, जिसमें पैरों के ऊपर दबाव पड़ता है। और दूसरी चीज, थोड़ा सा अपने खाने का आप ध्यान करें, गरिष्ठ भोजन आप ना करें, जिससे कि आपको और ज्यादा मोटापा बने, और ये सारी फिर आपके नर्व की दिक्कत में काउंट होंगी, नसों की दिक्कत काउंट होगी, जिसमें कि आपको इस तरह की जलन होती है, न्यूराइटिस जिसको हम कहते हैं, वो हमें रूल्ड आउट करना चाहिए। तो एक बार मेरी राय यही है, आप जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद उन रिपोर्ट्स के साथ आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे जो मदद हो सकती है हम मदद करेंगे। वैसे मैं होम्योपैथिक की दवाई लेती हूँ जी। देखिए, होम्योपैथी का मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। आयुर्वेद से संबंधित अगर कोई बात है तो आप बताएं। जी, शुक्रिया राजवाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे सवाल दर्शकों के भी आए, यहाँ पर हम ये भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब समय की भी कमी, मैं चाहूँगी कि आप जल्दी से इस बात का हमें जवाब दें दर्शकों को कि कोरोना के जो पेशेंट हैं, क्या वो जिनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं या शुरुआती लक्षण है, वो अपना इलाज अगर वो करवा रहे हों एलोपैथी से, उसके अचानक वो आयुर्वेद की ओर रुख कर सकते हैं? क्या गंभीर लक्षण वाले भी आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज अपना सफल तरीके से करवा सकते हैं? देखिए प्रीति जी, अनफॉर्चुनेटली जितने भी प्रोटोकॉल के तहत ICMR और WHO ने जो रिकमेंडेशन जो दी थी, वो धीरे धीरे वो सारी की सारी चीजें यू टर्न करने पड़े। ये एक अनफॉर्चुनेट है। मैं इसमें किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वो आपका शुरुआत से अगर हम आप देखें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन, उनके जब साइड इफेक्ट्स आने शुरू हुए तो उसके बाद फिर उसको विड्रॉ किया गया। फिर आपके आइवरमेक्टिन, बेसिकली ये दवाई है ही नहीं, वायरस के लिए है ही नहीं। आपके चाहे आपके डॉक्सीसाइक्लिन है, वो एंटीबायोटिक है। तो कहीं ना कहीं एक ये कंफ्यूजन रहा कि कौन सी चीज किसके ऊपर, हिट एंड ट्रायल मेथड रहे। मैं कहना ये चाहूंगा कि उनके लोगों को, जितने लोगों ने ये दवाइयां का सेवन किया, उनकी वजह से उनको और परेशानियों का सामना करना पड़ा, साइड इफेक्ट भी झेलने पड़े। मेरा ये मानना है कि अभी जितनी भी हमारी आज का जो ये सेशन रहा, मैंने जो चीजें जो बताई हैं, जो किचन बेस्ड जो चीजें बताई हैं, वो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, आज तक उनकी वजह से कोई मरा नहीं है। आपका त्रिफला है, गिलोय है, आपके और नीम है, आपकी तुलसी है, ये ऐसी चीजें हैं जो सारी की सारी आयुर्वेदिक भाषा में दवाइयां हैं, औषधि कही जाती हैं। तो इनके सेवन करने से तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई मरेगा नहीं। जितने भी आपके और जो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर उनका जो तरीका, केमिकल बेस्ड जो है, मॉलिक्यूल बेस्ड जो है, या दूसरी जो तरीके से जो बनाई गई हैं, जो मैनमेड जो चीजें जो है, वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरह की बात करने का। और मैं ज्यादा कोई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट नहीं करना चाहूंगा, हमें उससे थोड़ा बचना चाहिए। और सुखद पहलू भी मैं आपको बता चुका हूँ, 85-90% जो केसेस जो है वो आयुष कार्डों से, आपका महासुदर्शन काढ़ा है, आपका सुदर्शन वटी है, संशमनी वटी, गिलोय वटी जिसको हम कहते हैं, आपके शीतोपलादी चूर्ण है, गुदंती भस्म है, दुनिया भर की ऐसी है, श्वास का चिंतामणि रस है, आपका कनकासव का मैंने इस्तेमाल किया है, इनका हमने इस्तेमाल किया और उनके बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट मिले, और आराम से आप लोग इनके किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आप जी बिल्कुल, इनके किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट किसी में नहीं दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के सवालों का जवाब हम दे पाए हों। कल फिर हाजिर होंगे नए डॉक्टर, नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं खबर फास्ट।